नमस्कार। आज हम पुर्तगालियों में आगे के गवर्नरों को देखेंगे। मुख्यतः हम लोग 3 गवर्नरों को पुर्तगालियों में देखेंगे। बाकी के जो गवर्नर हुए वो इतने शक्तिशाली या इतने काबिल नहीं हुए जिनके बारे में हमें एग्जामों में पूछा जाता है या हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मुख्यतः 3 गवर्नर को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहले एक को पढ़ चुके हैं और उसके बाद बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर हुआ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ज़्यादा लंबा नाम हम लोगों को नहीं याद करना है, हम लोग को बस छोटा नाम याद करना है कि अल्बुकर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क ने कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की। आपको पता है कि ये दुर्ग क्या होता है? दुर्ग होता है कि जहाँ पे अंग्रेज अपना सामान रखते थे, यानी कि फैक्ट्री जो जहाँ पर बनाते थे उसके चारों तरफ से घेराबंदी करते थे किले के रूप में, ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि किसी भी तरह का कोई उनके सामानों को नुकसान न पहुंचा सके। उसे दुर्ग कहा जाता था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है कि इसके कार्यकाल में पुर्तगाली साम्राज्य में स्थायित्व आए और इसके कार्यकाल में पहली राजधानी भी बनी जिसको गोवा, और साम्राज्य विस्तार भी इसके शासनकाल में शुरुआत हुआ। इसने पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत भी किया और विस्तार भी किया। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ये बीजापुर के शासक थे। बीजापुर कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक में है बीजापुर। कर्नाटक का ही एक क्षेत्र हुआ करता था बीजापुर। अब ये वर्तमान में कर्नाटक कहलाता है। तो यहीं के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था अल्बुकर्क ने। 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर को जीत लिया। तो हम लोग पहले होर्मुज बंदरगाह को देखेंगे कि होर्मुज बंदरगाह है कहाँ पे। तो ये है भारत और ये है ईरान और ये है ओमान। तो ओमान और ईरान के बीच में है होर्मुज बंदरगाह। पुर्तगालियों की जो मतलब वास्तविक जो उनकी ताकत थी वो उनकी समुद्री नौसेना ही थी। ये समुद्री नौसेना पर काफ़ी मेहनत करते थे और यहीं पर उन्होंने कार्टेज प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो उनके लिए ये बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे अरब के व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए। इसने भारत के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी हस्तक्षेप किया। पहला शासक था पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क, जिसने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। यानी कि रोक लगाने का प्रयास किया, पूरी तरह तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी हद तक इस पे अपने इलाके में रोक लगा दिया। इसने पुर्तगालियों को भारत में अस्थाई बस्तियां बसाने को कहा। अस्थाई बस्तियां यानी कि उनमें ये भावना पैदा कर दी कि आप भारत में ही अस्थाई तौर पर रहें और यहाँ की महिलाओं से शादी करें और अपना साम्राज्य का विस्तार, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। जब तक पुर्तगाली लोग नहीं होंगे तब तक भारतीयों पर शासन करना इतना आसान काम नहीं होगा। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को कहा। इसके कार्य में ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आए और शैक्षणिक संस्थानों की भी स्थापना की। पुर्तगालियों के भारत आने से भारत में एक शैक्षणिक वातावरण बना। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि भारत में पहले से शैक्षणिक स्थितियां नहीं थी, लेकिन इनके आने से धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी काफ़ी डेवलप किया गया और इन्होंने भारत में स्कूल भी खोले। उसी का आप वर्तमान स्वरूप कह लीजिए कि जितनी भारत में स्कूलें हैं, मशीनरियां हैं, जो कि ईसाइयों के स्कूल हैं, वो सारे उसी का एक डेवलप रूप है जिसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने भारत में की थी। तीसरा गवर्नर हुआ नून्हा दी कुन्हा। 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक रहा। इसका भी पूरा नाम हम लोग बस खाली कुन्हा याद रखेंगे। अल्बुकर्क उसमें याद रखिए, इसमें केवल कुन्हा याद रखेंगे। मुगल बादशाह हुमायूं का यह समकालीन था। हुमायूं का समकालीन था। आपको पता होगा कि 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं भारत का शासक बना और लगभग 1555 तक रहा। यूँ कह लीजिए कि 56 तक रहा, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी आ गए थे। लेकिन फिर भी उसका कार्यकाल 1529 से 38 तो कहलाएगा ही। हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाते हुए 1535 में इसने दीव को जीत लिया। दादर नागर हवेली दमन दीव में, दीव जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है, दीव एक टापू है,
उसको इसने जीत लिया। हुमायूं और गुजरात के शासक आपस में लड़ रहे थे, तब तक इस मौके का फ़ायदा उठा के इसने इसे जीत लिया। 1530 में इसके काल में गोवा में पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनी। अस्थायी राजधानी, पहले बनी थी राजधानी लेकिन वो अस्थायी राजधानी नहीं थी, तो कुन्हा ने भारत में अस्थायी राजधानी की शुरुआत गोवा में की, नून्हा डी कुन्हा ने। इसने पुर्तगाली व्यापार का विस्तार पूरब से पश्चिम तक किया। बंगाल में हुगली को व्यापारी कोठी के रूप में स्थापित किया, यानी कि ज़्यादातर पुर्तगाली जो थे पश्चिमी तट पर ही टिके हुए थे। यानी यूँ कहें कि आप गुजरात से लेकर कोचीन तक के इलाकों में ही उनकी ज़्यादा हिस्सेदारी हुआ करती थी या ज़्यादा भागीदारी उनकी वहाँ थी। कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करते हुए बंगाल में भी किले की स्थापना की। हालांकि इनका पूरा व्यापार अरब सागर और हिंद महासागर के बीच में चलता था, क्योंकि ये आने वाले जहाज़ों को काटेज प्रणाली के तहत टैक्स उनसे लेते थे, उनके जहाज़ों को आने जाने देते थे। इसके लिए सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण काम था कि पूरब पश्चिम के साथ साथ पूरब पे भी अधिकार किया जाए। तो उसी के तहत बंगाल पे इसने अधिकार किया, मतलब बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना की। नून्हा डी कुन्हा के बाद कोई भी गवर्नर पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार नहीं दे पाया। यूँ कहिए कि उसका कोई अस्थायित्व तो नहीं दे पाया। और भी गवर्नर हुए, लेकिन उतना अस्थायित्व तो जितना इन 3 गवर्नरों ने दिया, उतना और किसी ने नहीं दे पाया। 1580 में पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया। 1580 में पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया, जिससे पुर्तगाल ने अपनी स्वतंत्रता की स्थिति खो दी। एक तो वो पहले भी उतना मजबूती नहीं दे पा रहे थे, उस पर से ये पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया। तो जो पुर्तगाल स्वतंत्र देश हुआ करता था, जिसके अपने व्यापार थे, उस पर सबके अधिकार स्पेन का हो गया। तो अपनी स्वतंत्रता स्थिति खो दी, जिसके कारण भी इन्हें भारत में विस्तार करने पर ग्रहण लग गया। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। उसके बाद डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, 1596 में एक युद्ध में हरा दिया। और सबसे ज़्यादा चोट तो उन्हें अंग्रेज़ों ने दिया, जब स्वाली की युद्ध 1612 ईस्वी में, स्वाली जो कि सूरत में एक जगह है, वहाँ पर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हो गया, जिसमें पुर्तगाली हार गए। तो स्वाली के युद्ध में ब्रिटिशों से पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, और यहीं इनकी स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा, भारत में इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह, पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, जिसमें दहेज के रूप में बम्बई अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। अब ये अंग्रेज़ों को जो बम्बई मिल गया, ये सबसे बड़ा नुकसान पुर्तगालियों को यहाँ पे ये हुआ कि अंग्रेज़ जो भारत के मध्य में थे, वो सीधे पश्चिमी हिस्से पे चले आओ। पश्चिमी हिस्से पे यानी कि उनके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। हालांकि उन्होंने बंगाल में अपना व्यापार फैला लिया था शाहजहाँ से परमिशन लेके, लेकिन फिर भी उन्हें जहांगीर से परमिशन ले लिया था, बाद में शाहजहाँ से भी परमिशन मिला, लेकिन पश्चिमी तट पर इनका व्यापार उस समय तक, अंग्रेज़ों का व्यापार उस समय तक स्थायित्व नहीं हो पाया था। लेकिन जो ही विवाह हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, ब्रिटिश राजकुमार। और बाद में यही जो बम्बई जो दहेज के रूप में चार्ल्स को मिला, इसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार में स्थायित्व देने में ये बम्बई काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो होगा पुर्तगाल से, जो कि पुर्तगाल के क्या क्या कमियां रहीं जो कि भारत में पुर्तगाल नहीं टिक सके, और उसके बाद पुर्तगाल को हम लोग ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।